गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम लोग आए हुए हैं वो आए हुए हैं क्लास 11th के लिए और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शंस में इंट्रोडक्शन में देख लिया था, जैसे मैंने बोला हुआ था रिलेशन और तभी आपको समझ आएगा जब दो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एक है आपका ऑर्डर्ड पेयर, एक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके तो दो चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी, क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्या होती हैं उनकी कंडीशंस, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं जो एक सेट से दूसरे सेट से बीच में हम लोग रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर निकलते हैं। अगर आपका क्लियर नहीं है वो तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर समझ आ जाएंगे तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि अब आपको समझ आ जाएगा आगे का टॉपिक हमारा रिलेशंस। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन नहीं, हम केवल आज रिलेशंस के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो चाहे 11th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली 12th के लिए और 11th दोनों के लिए ही इक्वल है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रिलेशन केवल। ओके तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिलेशंस क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है कि जैसे कि अपने नॉर्मल लाइफ के जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है, हमारा और आपका, मम्मी पापा, भाई बहन, मौसा मौसी, मामा मामी, दो ही लोगों के बीच में रिलेशन होता है हमेशा। तो सिंपल सी बात है। अब दो लोगों के बीच में कैसा, फॉर एग्जांपल एक है आपके फादर की फैमिली और एक है आपके मदर की फैमिली। मदर की फैमिली का मतलब होता है कि यहाँ पे नाना नानी जो होते हैं, है ना, मौसी और ये और उनके बच्चे। और एक फादर की फैमिली का मतलब जहाँ दादा दादी, पापा और हम भाई बहन, ये सब लोग होते हैं। तो यार क्या होता है, ये दो फैमिलीज़ के बीच में एक रिलेशन है, ये दो फैमिलीज़ के बीच में। ओके कि इनकी ये फैमिली और ये फैमिली के बीच में रिलेशन है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पापा का और आपके मामा का रिलेशन होगा, वो उनका कैसा रिलेशन होगा, पापा का और आपके मामा का वो साले और जीजा का रिलेशन है। अगर आपका पापा का रिलेशन आपके नाना जी के साथ में कैसा रिलेशन है, ससुर और दामाद का रिलेशन है। आपके पापा का रिलेशन आपकी मौसी के साथ में क्या होगा, तो जीजा साली का रिलेशन। समझ रहे हो आपको, मतलब ये दो फैमिली के साथ ही साथ में उनके अंदर के जो एलिमेंट्स भी एक किसी ना किसी से रिलेटेड होते हैं। करेक्ट है। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो देन वो थे आपके रियल लाइफ के रिलेशन, और अब रिलेशन जो है हमारा के रिलेशन, इसका मतलब होता है सच दैट। जो रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन सच दैट किसके बीच में होगा, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में होगा। और रिलेशन वही होता है जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ओके ये रिलेशन है। इसके बारे में अभी हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ओके अब ए क्रॉस बी में अगर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो आपका जाहिर सी बात है, सबसेट का मतलब होता है जो आर में ऑर्डर्ड पेयर होंगे वही ए क्रॉस बी में होंगे। सबसेट का मतलब यही होता है। अगर सबसेट के बारे में नहीं पता है तो आपको सेट वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सेट चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको ये चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम लोग क्या देखते हैं कि ए क्रॉस बी होगा, और हम लोग क्या करते थे रिलेशन में जो होता था हमारा क्या आएगा ऑर्डर्ड पेयर। और जो हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। बी को हम लोग सेकेंड कंपोनेंट बोलते थे और ए को हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट बोलते थे। यहाँ पे हम लोग ए को जो बोलेंगे, ए इज दी क्या होगा, ए इज दी डोमेन होगा, डोमेन, एंड बी इज दी रेंज होगा। समझ आया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज डोमेन, किसी रिलेशन के डोमेन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ए क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
करेक्ट है। अगर हमसे बोला जाए बेटा रेंज क्या होता है, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, आर मतलब रिलेशन, रेंज के क्या हो गए, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। करेक्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज कोडोमेन क्या होगी, तो कोडोमेन आपका क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड सेट, जैसा कि सेकेंड सेट यहाँ पे क्या है, बी होता है। करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको नोट पॉइंट में समझनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर हो गया होगा, तो फिर अब चलते हैं क्वेश्चन में, ताकि हमारा जो होगा क्वेश्चन में अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये रिलेशंस हमारे, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि ए सेट, लेट ए सेट और बी सेट दे रखा है, और ये आर रिलेशन कुछ ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं, वो किसी भी तरीके से आपके रिलेटेड हो सकते हैं। करेक्ट है। ये आया हुआ है और इसमें बोला अ रिलेशन फ्रॉम किसके बीच में है, देखिएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो रिलेशन सच दैट ए से बी में है। तो एक बात हमें पता है कि चलो ये अब शो करना है कि ये हमारा क्या है, सो दैट लिखा हुआ है कि सो दैट दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ये रिलेशन ए से बी में कब होगा, जब ए क्रॉस बी के एलिमेंट इस आर में आए होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, सिंस 1,2, देखिए आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिंस ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1,2, 1,4, 1,6, जैसा कि हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में देखा था ए क्रॉस बी में। फिर क्या होगा 2,2, 2,4, 2,6, ये आपको लिखना नहीं, केवल आपको समझना है। 3,2, 3,4, 3,6, ये होते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर आप, तो जाहिर सी बात है 1,2 आया होगा ना ए क्रॉस बी में, 1,4 भी आया होगा ए क्रॉस बी में, 3,2 भी आया होगा और 3,4 भी आया होगा। सो इसीलिए मैंने लिख दिया सिंस आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो आर बी द रिलेशन और आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है कि नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि ए क्रॉस बी इसका मतलब क्या है, मतलब ये एक रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में आए होंगे। करेक्ट है। तो ये हो गया आपका रिलेशन। तो फर्स्ट आपसे बोला गया है कि डोम ऑफ आर क्या होगा, इसको आपको डोम से मतलब होता है, डोम का मतलब होता है डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है कि इस रिलेशंस का फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का। तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 1 3 3, मतलब दो ही लोग हैं, केवल 1 और 3। तो ऐसे आप लिख दोगे। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस का। ओके। अगर आपसे बोला जाए कि रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस रिलेशन, तो रेंज का मतलब होता है आपका सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 4 2 4। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, 2,4। तो ये आपका हो गया रेंज। थर्ड अगर आपसे बोला जा रहा है कोडोमेन आपका कितना होगा, तो कोडोमेन ऑफ आर अगर आपसे बोला जा रहा है, इसका मतलब होता है सेकेंड सेट। और सेकेंड सेट कौन है यहाँ पे, रिलेशन ए से बी में था ना, बी होगा हमारा सेकेंड सेट, और बी सेट आपका कितना दे रखा है, 2 4 और 6, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है। ये हो गया आपका कोडोमेन। क्लियर है यहाँ तक। कोडोमेन के बाद में इसमें बोला गया है कि डिस्क्रिप्ट द रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, अब ये देखिएगा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंट करने के, वो 3 तरीके से होते हैं। एक हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, जो हमारा सेट में था रोस्टर फॉर्म। सेकेंड था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक थर्ड होता है हमारा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो जैसा कि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या आता है, हमारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसा कि ये दिख रखा है यहाँ पे। अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, और ये एरो डायग्राम से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं ज़रा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ रिलेशंस को, ताकि आपको अब समझ आ गया होगा रिलेशन 2 सेटों के बीच में होता है, और रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ये नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको आगे ऊपर लिख देता हूँ एरो डायग्राम में। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ए सेट और एक हमारा है बी सेट। ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और बी सेट में आपके कौन से एलिमेंट है, 2 4 6। अब रिलेशन किसके बीच में है, 1,2। इसका मतलब है 1,2 का मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इसका मतलब है 1 रिलेटेड है 2 से।
करेक्ट है, मतलब 1 रिलेटेड है 2 से, तो 1 का रिलेशन है 2 के साथ में, तो इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। सेकंड क्या है 1,4, तो 1 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ में है, तो हो गया। 3,2 का मतलब 3 का रिलेशन आपका 2 के साथ में है, और 3,4 का मतलब है 3 का रिलेशन आपका 4 के साथ में है। 2 और 6 यहाँ पे किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका हो जाता है आपका एरो डायग्राम से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है दो रिलेशंस को आपने। इसका मतलब है एक ये ए की फैमिली, एक बी की फैमिली, और जो बंदे कनेक्टेड हैं वो रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है। हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो वो समझ पाएंगे। यहाँ पे जो ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन दो लोगों के बीच, सेटों के बीच में है, और रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और एक बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशन में ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो जाहिर सी बात है कि आपके रिलेशंस में भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसको बोलते हो आप डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट्स को आप बोलते हो रेंज। कोडोमेन जो होता है सेकेंड सेट। आपने क्वेश्चंस को बारे में देखा, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट हो वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो जैसा कि एक ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बोला है एक सेट है जो 1 2 3 5 है, और एक बी है 4 6 9, और इसमें एक रिलेशन दे दिया है हमें। और देखिएगा हम लोग जो सेट बिल्डर सेट पढ़ा था, ये देखिएगा सच दैट, ये हम लोगों ने सेट कैसे पढ़ा था, यक्स इज सच दैट, और यक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते थे, इसी को आप बोलते थे सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोगों ने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना देख लिया था। ऐसे ही आपका रिलेशन है, देखो यक्स रिलेशन में क्या आता है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर, और ये दो बिंदी किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सच दैट। और रिलेशन क्या है कि मॉड में लिखा है यक्स माइनस वाई इज ऑड, और यक्स जो है मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट मतलब ए से, और वाई बिलोंग कर रहा चाहिए आपका बी से। करेक्ट है, ये आपका है। तो अब हमें बताना, इस रिलेशन को लिखना है इन रोस्टर फॉर्म, और क्योंकि आपका ये रिलेशन लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे लिख सकते हैं। सिंस रिलेशन जो आपका दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट, मॉड में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इज ऑड, और वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यक्स जो होगा वो ए में होगा और वाई बिलोंग करना चाहिए बी में। नाउ आपका ए सेट आपका दे रखा है 1, 2, 3, 5, और बी सेट आपका दे रखा है 4, 6, 9। तो अब आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनमें से रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ए यक्स माइनस वाई करना है आपको। यक्स पहले सेट का होना चाहिए ए में और वाई बी में होना चाहिए, तो तभी वो ऑर्डर्ड पेयर आपका वैलिड होगा। एक बात बताइए, रिलेशन है यक्स माइनस वाई फिर मॉड लगा है, करेक्ट है। अब यक्स की जगह 1 रखते हैं, वाई की जगह 4। 1 माइनस 4 कितना होता है, 1 माइनस 4 -3 बाहर आया मॉड के, और उसका मतलब हुआ +3। क्या 3 ऑड है, बिल्कुल ऑड है, तो 1,4 एक आपका रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही 1,6 करने पे कितना आएगा, -5 आएगा। वो यक्स माइनस वाई करने पे यक्स फर्स्ट सेट में है, वाई जो बी है वो सेकंड सेट में है। 1 -6 करने पे -5 मॉड के बाहर आएगा, +5, और वो ऑड होता है, मतलब 1,6 आपका रिलेशन में होगा। और 1,9 8 आ जाएगा जो कि इवन होगा, इसीलिए वो हम रिलेशन नहीं देखते हैं। ऐसे ही तो हम लोग ए क्रॉस बी करते थे। अब क्या करेंगे 2 का, 2 - 2 2 आएगा जो कि इवन ऑड हो जाएगा। 2 - 6 इवन, 2 - 9 -7 आएगा, तो 2,9 एक आएगा, और वो जो कि हो जाएगा ऑड। अब चलते हैं, हो गया 2 का 3 से। 3 - 4 कितना करने पे -1 मॉड के बाहर आएगा, 1 बचेगा, और 1 एक ऑड होता है, इसलिए 3,4। 3,6 भी आएगा क्योंकि 3 - 6 करने पे 3 आएगा, ऑड आएगा। 3 9 इवन आएगा। 5 4 आपका रिलेटेड है क्योंकि 5 - 4 1 आएगा आपका, ये ऑड होगा। 5 - 6 ऑड होगा, और यहाँ पे 5 - 9 इवन होगा। तो आप देख पाए कि रिलेशन जो इसके आधार पे सेट बिल्डर से हम लोगों ने चेंज कर दिया रोस्टर फॉर्म में। ओके, ये होता है आपका रिलेशन। अब आपसे बोला गया है डोमेन, तो अब आपको पूछा जाए डोमेन ऑफ आर, तो अगर डोमेन भी बोला जाता तो आप रोस्टर फॉर्म में करते, तभी आप बता सकते थे कि डोमेन कितना होता है। और डोमेन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 1 2 3 5, मतलब 1 2 3 और 5, और यही तो है 1 2 3 5।
आपके फर्स्ट एलिमेंट है तो डोमेन हो गया, और रेंज मतलब होता है कि सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कौन है 4 6 9, 4 6 4 6 मतलब आपका कौन हो गया 4 6 और 9, यही आपका हो गया रेंज। अगर मान लो कि इसमें दिया नहीं है, अगर मान लो कि अगर आपसे बोला जाता कि इसी को आपको एरो डायग्राम में बनाना है, एरो डायग्राम में, तो एरो डायग्राम में आप कैसे बनाओगे, एरो डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ए सेट आपका लिखना है। ए सेट कौन है आपका 1 2 3 और 5। एक तरफ कौन सा लिखोगे आप, बी सेट, दूसरा सेट कितना है 4 6 और 9। अब रिलेशंस के ऑर्डर पेयर किससे कनेक्टेड है देख लो, 1 4 से कनेक्टेड है तो 1 का 4, 1 6 से कनेक्टेड है तो 1 का 6, फिर 2 9 से कनेक्टेड है तो 2 का 9, फिर 3 4 से कनेक्टेड है और 3 6 से भी कनेक्टेड है, फिर 5 4 से कनेक्टेड है और 5 6 से भी कनेक्टेड है। तो ये आपका डिफाइन कर दिया आपने, एरो डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा आई होप कि ए और बी सेट है और रिलेशन आपको देखना होता है ए सेट से बी सेट्स में कंडीशन के अकॉर्डिंगली। इस बोर्ड पे कुछ भी लिखा है आप ये मान के चलेगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं लिखा है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिलेशंस क्या होगा अगर आप एक टाइम पे संभाल नहीं पाए ना तो कन्फ्यूज़न में चले जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए आपका जो 11th का रिलेशन है एज इट इज़ 12th में है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, हम उनकी 12th वालों के लिए अलग बात करेंगे, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपके 12th में आने वाला है जो कि 13 मार्क्स का आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके स्कूल्स के लिए भी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसको जो ना समझ आए आपको बताइएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं कि रिलेशन दो से लोग के बीच में होता है और वो इसका सबसेट होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे ये कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं जिनको हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। बाइनरी मतलब एक का उसी सेट से रिलेशन है हमारा, अब दो सेट नहीं है, मतलब एक का एक ही सेट से रिलेशन है। जैसे कि यहाँ दो फैमिलीज नहीं, अपनी एक ही फैमिली हो, जैसे कि फादर की फैमिली थी, तो फादर की फैमिली में कौन होगा, फादर मदर और सन और आपका एक हो जाएगा डॉटर उनकी, ठीक है ना। तो ये एक फैमिली ए है और उसी फैमिली में रिलेशन होंगे। देखिएगा, फादर का मदर के साथ में रिलेशन होगा, फादर का सिस्टर के साथ में अलग रिलेशन, फादर का डॉटर के साथ में अलग रिलेशन, मदर का फादर के साथ में अलग रिलेशन, मदर का सिस्टर के साथ में, मदर का डॉटर का, सिस्टर का फादर से, सिस्टर का मदर से, सिस्टर का सन का, लड़के का। समझ रहे हैं ना। तो बात समझिएगा, एक सेट से अब एक ही सेट में अब रिलेशन हमें बताने हैं। तो इस टाइप्स के कुछ रिलेशंस होते हैं। रिलेशन सच दैट ए से ए में होगा, मतलब रिलेशन के सारे सबसेट ए क्रॉस ए के एलिमेंट हो गए। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस ए निकालना हम लोगों ने देखा हुआ था, उसी के आधार पे है हमारा बेसिस पे। तो जो इम्पटी रिलेशन होता है हमारा, इम्पटी रिलेशंस का मतलब होता है खाली, और एक आपने इम्पटी सेट का सिंबल देखा था वो क्या होता था 5, मतलब जो इम्पटी सेट मतलब सारे के सारे खाली होंगे, मतलब इम्पटी होगा ए क्रॉस ए का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी को लूँ, एक नंबर है आपका, मान लो एक सेट है आपका, वही फादर मदर डॉटर और सन। अगर मैं रिलेशन इसमें से एक से ए में रिलेशन देखूं, अगर इनसे रिलेशन देखूं, अगर मैं बोलूं कि क्या इनमें कोई किसी का ताऊ हो सकता है, क्या इनमें से जो रिलेशन किसी का किसी से क्या मौसा हो सकते हैं, इम्पटी होगा ना। ऐसा कोई इसमें किसी का मौसा थोड़ी ना होगा, कोई किसी का फादर होगा, कोई मदर होंगी, कोई बहन होगी, कोई भाई होगा, इस तरह टाइप का ही रिलेशन होगा। तो ऐसा रिलेशन जब इम्पटी होता है ए क्रॉस ए में तो उसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशंस। आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ जगह पे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी के सभी, ब्रह्मांड मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट सबसेट होंगे ए क्रॉस ए में। बात समझिएगा, सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर दूसरे में आए होंगे, ए क्रॉस ए के सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्लियर है।
अब इसके हम लोग एग्जाम्पल्स अभी देख लेंगे। आइडेंटिटी रिलेशंस का मतलब होता है कि जो आइडेंटिटी आएगा, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए कॉमा ए आएगा, मतलब दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर सेम आएंगे। और यहाँ पे ए जो होगा वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, इसको आप बोलते हो आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसमें बोला है लेट आर, एक रिलेशन दे रखा है यक्स कॉमा यक्स बाई 3 यक्स की पावर 3 सच दैट, मतलब देखिए ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में सच दैट ऐसा है कि यक्स इज अ प्राइम नंबर और विच इज लेस देन 8 है। तो सबसे पहले सिंस प्राइम नंबर्स लेस देन 8 कितने होंगे, लेस देन 8 कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, क्या 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं। अगर आपको ये नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका मैं लास्ट में लिंक अप दे दूंगा आपको। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंट्रोडक्शंस नंबर्स का। तो प्राइम नंबर आपके कौन होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, विच इज़ लेस देन 8 होते हैं। नाउ अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन होगा, यक्स की जगह आप यक्स कॉमा यक्स बाई 3, यक्स इज आप प्राइम नंबर लेस देन 8, तो ये है ना, मतलब यक्स की वैल्यू एक बार कितनी आएगी 2, तो यक्स की जगह आप 2 रखोगे तो 2 कॉमा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। यक्स की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 कॉमा 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। यक्स की जगह आप 5 रखोगे तो 5 कॉमा 1 25 हो जाएगा, और यक्स की जगह आप जब 7 रखोगे तो 7 कॉमा 343 हो जाएगा। तो आपके इतने कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 4। तो ये होते हैं आपका रिलेशंस, जिसको आपने लिख दिया इसमें। तो अब इसमें आपसे बोला है डोमेन बताना है, तो डोमेन अगर आपसे बोला जाए तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा 2 3 5 और 7, तो डोमेन कितना हो जाएगा 2 3 5 और 7। अगर आपसे बोला जाए रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट कौन है 8 27 125 और 343, तो ये आप क्या हो जाएगा रेंज। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनके रिलेशंस की ज़्यादा हम लोग बात करते नहीं, क्योंकि ना हमारे 12th में ज़्यादा आए हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ना हमारे 12th में रिलेटेड हैं जो अब, लेकिन जो हम लोग बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा समझना आपको ज़रूरत है उस टॉपिक्स के। तो चलिए देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th और 11th के लिए भी कई स्कूलों में पूछा जाता है आपसे, तो बहुत ज़्यादा समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इससे रिलेटेड और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। जैसा कि हमें पता है कि नाम में ही मतलब छिपा होता है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक चीज का किसी दूसरे में पड़ी और उसकी रिफ्लेक्शन आ गई दूसरी तरफ। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ के आपके पुट करने से वही चीज़ जब हमें मिल जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है कि इस रिलेशन में ए कॉमा ए जो होता है सच दैट फॉर ऑल, इसका सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, और अगर रिलेशन आपका ए सेट से ए सेट के बीच में दे रखा है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सभी के ए सेट के और सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए कॉमा ए वो इस रिलेशन में पाए जाते हैं, तो इस टाइप्स के आप रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आप बोलते हो। फॉर एग्जांपल एक आपका सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है ए से ए के बीच में, और आपको बताना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। जैसा कि फर्स्ट रिलेशन आपको दे रखा है 1,1 2,2 3,3 4,4। देखिएगा ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 सभी के सभी एलिमेंट्स के आपके रिफ्लेक्शन मौजूद है, मतलब 1 डाल पुट करने पे 1 ही आया, 2 पुट करने पे 2 ही आया, 3 पुट करने पे 3 ही आया, 4 पुट करने पे 4 ही आया। तो देखिएगा सभी, अगर ये 4 ना होता, अगर 4 ना होता, इतना ही केवल लिखा होता, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या सिंबल लगाया है फॉर ऑल,
मतलब सभी के सभी ये मौजूद होने चाहिए, मतलब सभी के सभी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन आना चाहिए था। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, जैसा कि हमने पिछला देखा आइडेंटिटी रिलेशन, वहाँ पे ऑल का यूज़ नहीं किया गया था। ये एक बाइनरी रिलेशन है, लेकिन इसको आप बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशंस। करेक्ट है, अगर सभी नहीं आए हैं। अगर सभी आ गए हैं, जैसे 4 भी आएगा तो 4 भी आया था, तो ये एक रिलेशन जो होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? फॉर ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है। रिफ्लेक्सिव मतलब उस जो आया वही उसका प्रतिबिंब, दोनों का दोनों और सेम होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स। सिमेट्रिक का हिंदी में मतलब होता है उल्टा पुल्टा, जो चीज़ें हम लोगों ने बात की हुई है। उल्टा पुल्टा सिमेट्रिक का मतलब होता है, मतलब इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी अगर आया है, इफ का मतलब आपको कंडीशन दी है कि अगर ये आया है तो ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि पहला अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिएगा क्या है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक भी है? तो देखिए 1,1 आया है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 होगा। ए कॉमा बी का उल्टा क्या होता है? बी कॉमा ए। तो इसमें ए और बी अगर सेम है तो इसका उल्टा पुल्टा दोनों का 1,1 ही रहेगा। और आपको पता है कि किसी भी सेट में, देखिए कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, किसी भी सेट में आपका एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे सेट आप पढ़ते थे 1,1, 2,2, कि इनमें सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 2। 1 2 बार लिखा गया, इसको काउंट कोई भी काउंट नहीं करेगा। 2 चाहे कितने भी बार आप लिख दो काउंट नहीं किया जाएगा। तो 2 ही एलिमेंट है, तो 1,1 एक बार है तो दूसरी बार भी 1,1 इसी में आया होगा। 2,2 है तो 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का उल्टा 3,3, 4,4 का रिवर्स 4,4। मतलब ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ में सिमेट्रिक भी है। लेकिन अगर सेकेंड क्वेश्चन में बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पे क्या आया? 1,2, मतलब आपका आज क्या है? ए कॉमा बी इस रिलेशन में आया है। तो आप क्या देखोगे, क्या इसका उल्टा भी मौजूद है? क्या 2,1 मौजूद है? बिल्कुल देखो मौजूद है। आप देखिएगा क्या 2,1 है तो 1,2 देखिए है ही। अब 3,2 आ गया है तो क्या सिमेट्रिक हो गया? अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी बाकी के एलिमेंट्स मैंने चेक नहीं किए हैं। तो 3,2 आया है तो देखिए 2,3 भी आ गया। तो देखिएगा उल्टे पुल्टे मौजूद हैं, इसलिए ये एक रिलेशन जो हमारा है वो सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। करेक्ट है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका और ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ में ऊपर ये जो है ये सिमेट्रिक भी है। समझ आया कि नहीं है? ट्रांसिटिव का मतलब होता है पार कर जाना। जहां पे वर्ड ट्रांस आता है इसका मतलब होता है पार करना। जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपोर्ट, समझ आ रहा है? तो ये ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ पार कर जाना। तो ऐसी चीज़ों जहाँ पे वर्ड ट्रांस आता है इसका मतलब होता है पार कर जाना। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर मौजूद है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, आपका बिलोंग टू आर होना चाहिए इस रिलेशंस में। तो ये चीज़ आपका बोलता है कि ट्रांसिटिव रिलेशन। मतलब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या आया है? ए कॉमा बी आया है, 3,4 आया है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी। जैसे अगर मैं सेकेंड की बात करूँ पहले, यहाँ देखिएगा ए कॉमा बी कितना है? 1,2। देखिएगा ए कॉमा बी और ये देखिए बी कॉमा सी लिखा है। क्यों? क्योंकि b का जगह कितना है? 2। तो 1,2 और 2,1 तो क्या आना चाहिए था? 1,1। तो क्या 1,1 इसमें आया है? कहीं नहीं आया ना। तो ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांसिटिव रिलेशन और क्या होता है? देखिए अगर 3,4 है और 4,1 है तो आपका कौन आना चाहिए? 3,1। जैसे कि a कॉमा बी और b कॉमा सी है तो a कॉमा सी आना चाहिए। ऐसे देखिएगा a कॉमा बी और b कॉमा सी में अब a कॉमा सी आना चाहिए। तो जैसा कि 3,4 और 4,1 में क्या आना चाहिए? 3,1। तो 3,1 देखिएगा आया हुआ है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ तक तो ट्रांसिटिव है। लेकिन 1,1 क्या बोल रहा है कि 3,1 ओके ए कॉमा बी और 1,1 आया हुआ है। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो आपका क्या आना चाहिए? 3,1। तो 3,1 देखिएगा यहाँ पे मौजूद है। करेक्ट है। ऐसे करके 4,1, 1,1, तो 4,1 देखिए आया हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है आपका? ट्रांसिटिव रिलेशन।
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1,1, 2, 2, 3, 4, 4 ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। 3, 4 का उल्टा 4, 3 नहीं आया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। आई होप समझ आ रहा होगा कुछ बहुत। अगर नहीं आ रहा है तो चीज़ों को एक बार फिर से देखेगा। आप वीडियोस को स्किप मत किया करिए कोई भी, तभी आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा, आ पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब सभी के सभी एलिमेंट्स जो ए के होते हैं उनका सेम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आए हुए हों तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा मौजूद होना चाहिए उस रिलेशन में। ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी। अच्छा एक बात बताओ आप जरा, मैं बोल रहा हूँ 3, 4 और यहाँ पे ये ना आया होता, 4, समथिंग ना आया होता, तो ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होता? तो अब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता? देखो क्या है, 3, 4 और 4, समथिंग है ही नहीं। इफ का मतलब क्या होता? अगर ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो, ये दो चीज हो, तब आपको ये चीज देखनी है। नहीं है ये दोनों चीजें तो मत देखो, तो ट्रांजिटिव ऐसे ही हो सकता है हमारा। बात क्लियर है? तो 3, 4, 4, समथिंग है ही नहीं, तो है ही नहीं तो देखो ही मत उसको। क्लियर है? इस टाइप से। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ एनी रिलेशंस इज reflexive, symmetric and transitive, then this types of relation is called equivalence relations। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है, तो इस टाइप के रिलेशंस को आप इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। क्लियर है? नहीं समझ आया तो आगे अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में कुछ बात करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ पाए। तो जैसा कि 1, 2 और लिखे हुए हैं, क्या इसमें रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 3, नहीं मौजूद है। 1, एक से होने से कुछ नहीं होता है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो क्या 3, 4 का 4, 3 कहीं मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ओके, एक का हो गया। 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा, चलो है। 2, 3 का उल्टा 3, 2 है। 4, 3 का उल्टा 3, 4 है। 3, 2 का उल्टा 2, 3 है। मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा क्या किसी तरीके से। क्या 3, 4, क्या 4, समथिंग लिखा है? बिल्कुल लिखा है, 4, 3। तो 3, 4 और 4, 3 लिखा है, तो इसका मतलब अब मैं क्या देखूंगा? 3, 3। क्या 3, 3 इसमें कहीं आया है? नहीं आया। तो सिंपल सी कहानी, अब आगे नहीं देखना है हमें। तो ये एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है? बाकी चीज़ों को अब देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। 3, 4, 4, समथिंग कुछ आया। अब 3, 3 आना चाहिए था ना, नहीं आया ना, तो इस टाइप्स का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लास्ट देखते हैं हम लोग 2, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक देखना है तो 2, 3 का उल्टा 3, 2 आया ही नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी खत्म हो गया। बाकी मत देखो, एक से ही क्लियर हो जाता है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक वाला ही पहले ही धोखा दे गया, तो अब ये मान के चलो कि अब कोई नहीं होगा सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो 2, 3 का अब क्या 3, समथिंग आया है? बिल्कुल आया है, 3, 4। तो अब मुझे क्या ढूंढना है? 2, 4, तो जो कि आया है। ओके, 3, 4 का क्या 4, समथिंग कुछ आया है? तो 4, 1 देखो आया है। 3, 4 का 4, 1। अब क्या देखना है? 3, 1। क्या 3, 1 कहीं आया है? नहीं आया है। तो इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये कोई भी अलग रिलेशन हो सकता है इसका। हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस की बात और कर लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए और हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 मार्क का क्वेश्चन होता है और ये 11th में भी स्कूलों में बहुत आता है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चंस को। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, सो दैट द रिलेशन, और रिलेशन क्या है? इज पैरेलल टू, मतलब ए और रिलेटेड होता है बी से, जैसा कि बोला जाए कि ए इज पैरेलल टू बी, ऐसा रिलेशंस क्या है? इज पैरेलल टू। ओके, ऑर्डर्ड पेयर जैसे होते हैं तो उनका रिलेशन क्या होता है? ए इज पैरेलल टू बी, ऐसा बोलना चाह रही है। और सेट किसका है?
एस सेट है और वो किसका, स्ट्रेट लाइन से, मतलब जो रिलेशन है सेट एक स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन से ही रिलेशंस है हमारा। तो अब इसको बोला गया है कि सो दैट इज अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एज वेल एज ट्रांसटिव भी हो। तो आपको इसको सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले लिख लो, सिंस वी नो दैट if this relation is equivalence relation, then it must be reflexive, symmetric and transitive। तो अब सबसे पहला केस आपको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। तो अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो ए बिलोंग करता है आर से, तो उसको बोलते हो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, आप जानते हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का मतलब है कि ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और सेट एस जो है वो सभी स्ट्रेट लाइंस का है। तो आप जानते हो कि हर एक लाइन अपनी खुद की तो पैरेलल होती ही है, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के, इज पैरेलल मतलब सिंस ऑल लाइंस, ऑल लिख देना है बस, ऑल लाइंस इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मतलब हर एक लाइन अपनी के तो पैरेलल होती ही होती है। सो पता है कि हर लाइन जो कोई भी लाइन होगी और वो सभी बिलोंग करेगी आर से। सो इट इज़ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। देखो हर एक लाइन अपनी तो पैरेलल होती ही होती है। तो अब सेकेंड की बात किया जाए तो सेकेंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस का मतलब होता है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इफ़ L1 पैरेलल टू L2 देन L2 ऑलवेज पैरेलल टू L1। सो L1 comma L2 belong to R, then L2 comma L1 also belong to R। क्योंकि अगर आपको पता है L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 लाइन L1 के तो पैरेलल होगी ही होगी, करेक्ट है। तो ये होता है आपका सिमेट्रिक। और थर्ड जो है आपका वो है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। और ट्रांसिटिव रिलेशन आपका क्या होता है, A कॉमा B बिलोंग टू R, B कॉमा C बिलोंग टू R, देन A कॉमा C होना चाहिए बिलोंग टू R। तो आपको पता है सिंस इफ L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3 then it must have L1 parallel to L3। so it is transitive relation। क्यों, क्योंकि देखिएगा L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये तीन लाइनें हैं, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है L1 L3 के पैरेलल होगी। तो ये होता है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। तो लास्ट में बस आपको ये लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है आपको, सिंस दिस रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, सो इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि आपको पता है कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होता है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस बोला जाता है। अगर हम लोग इसी क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे रिलेशन होता है इज कॉन्ग्रेंट टू, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता हमारा इज कॉन्ग्रेंट टू, और यहाँ पे सेट होता ऑल ट्रायंगल्स का, सेट यस होता ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का, तो अब हमें प्रूव करना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता, हर एक ट्रायंगल अपने आप का तो कॉन्ग्रेंट होता ही होता है, तो हर एक ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा आर से, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर इज कॉन्ग्रेंट टू है हमारा रिलेशन और सभी ट्रायंगल्स हैं, अगर सिमेट्रिक की बात की जाती है, मान लो कि अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल 1 के, क्योंकि देखो ये इसके कॉन्ग्रेंट है और तो फिर ये इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, करेक्ट है ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव का मतलब क्या हो गया, थर्ड में अगर बोलूँ ट्रांसिटिव तो ट्रायंगल 1 अगर ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है एंड ट्रायंगल 2 जो है ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, तो जाहिर सी
सी बात है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो वो देखेगा। तो अब चल क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो जैसा कि फर्स्ट ये इस क्वेश्चन में दे रखा है कि m जो है वो एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। तो और यहाँ पे एक और रिलेशन जो a, b वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और जो ये a माइनस बी है वो डिविजिबल होगा m से। तो ये हमें शो करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लिख लीजिएगा कि सिंस दिस रिलेशन इज इफ दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो सिंस आपको पता है कि a, a होना चाहिए, a, b नहीं होना चाहिए, तो a, सिंस a माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा 0, विच इज पता है आपको 0 इज विच इज डिविजिबल बाई m, जो कि आपका डिविजिबल होगा m से। देखिएगा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों ही एलिमेंट आपके सेम है, a की जगह भी a और b की जगह भी a, और a माइनस ए आ गया आपका 0, और आपको पता है कि 0 इज डिविजिबल बाई m जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। सो इट इज़ अ सो यहाँ पे लिख सकते हैं सो a, बिलोंग टू r, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ओके। तो सेकेंड की बात अगर मैं क्या बात करूं कि यहाँ पे सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है कि इफ़ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, देन b माइनस ए, देन आप चाहो तो माइनस का a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई m होगा। तो अगर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा और प्लस का b, तो आपका देख रहे हो कि b माइनस ए भी आपका डिविजिबल होगा m से। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 माइनस का अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 17 माइनस का 3, तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। 14 मान लेते हैं कि डिविजिबल है 7 से, डिविजिबल बाई 7, तो 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो ये भी तो आपका डिविजिबल है ना 7 से। तो ये थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव का, 17 माइनस 3 अगर 7 से डिविजिबल है तो 3 माइनस 17 भी डिविजिबल होगा आपका 7 से, करेक्ट है। तो सिंपल वही सी बात है कि अगर इफ़ सिंस एक a माइनस ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन हमारा b माइनस ए भी बिलोंग करेगा आर से, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, करेक्ट है। अगर अब हम लोग बात करें कि ट्रांजिटिव रिलेशंस की, तो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है बात समझिएगा। इफ़ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, a एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई m, डिविजिबल बाई m, देन a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m होगा। कैसे, 7 माइनस का 14 कितना होता है, डिविजिबल होगा 7 से, क्योंकि 7 माइनस 14 माइनस 7, और 14 माइनस का 28 ये भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो आप जब ऐड करोगे तो 7 माइनस 28 कितना आएगा 14, तो वो भी तो डिविजिबल होगा ना 7 से। तो सिंपल वही बात है। तो देखो ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो a माइनस सी भी इज डिविजिबल बाई m। So, since a minus b belong to R, b comma c belong to R, then a comma c is also belong to R. So, it is a transitive relation. So, this relation is reflexive, symmetric and transitive. So, it is a इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओवरऑल आपका रिलेशंस। तो इसके बारे में आप क्वेश्चंस लगाइएगा, जो नहीं आते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहें। एंड जय हिंद, जय भारत।